आज हम मानव मन की एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, हमारे पास मनोविज्ञान की एक अहम किताब है द साइकोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके कुछ हिस्से हैं बिल्कुल जो बताते हैं कि हम सब समस्याओं को कैसे पहचानते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और फिर उन्हें हल करने की कोशिश कैसे करते हैं। हाँ, ये प्रोसेस कैसे काम करता है। इस चर्चा का मकसद यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़े कुछ जरूरी आइडियाज समझें और कुछ हैरान करने वाली बातें भी। हाँ, जैसे क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से हल निकाल लेते हैं। हाँ, और कुछ लोग बस अटक जाते हैं। और एक्सपर्ट और नौसिखिए में क्या फर्क होता है सोचने में। बिल्कुल, चलिए इसी को समझते हैं आज। और जो सोर्स है हमारा वो एक एकेडमिक किताब के अंश है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई पहलू देखते हैं, जैसे हमारी सोचने की प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेस, राइट, एक्सपर्ट कैसे बनते हैं, क्रिएटिविटी का रोल क्या है, और हाँ, हमारी सोच में जो कुछ बायस होते हैं, स्वाभाविक झुकाव। हाँ, बायसेस, ये इंटरेस्टिंग है। तो शुरू कहाँ से करें? अक्सर तो प्रॉब्लम की शुरुआत ही क्लियर नहीं होती है ना। सही बात है, पहले तो प्रॉब्लम को पहचानना पड़ता है, फिर उसे ठीक से डिफाइन करना, अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनाना। बिल्कुल, खासकर उन प्रॉब्लम्स के साथ जो ठीक से डिफाइंड ही नहीं है, इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, जैसे लाइफ पार्टनर ढूंढना कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। सही। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, हाँ, वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने और उसे समझने में नौसिखियों से ज्यादा टाइम लगाते हैं। अच्छा, ज्यादा टाइम? हाँ, वो सीधे सोल्यूशन पर नहीं कूदते, पहले प्रॉब्लम की बनावट, उसके स्ट्रक्चर को समझने पर फोकस करते हैं। ये तो उल्टा लगता है थोड़ा, पर शायद यही सही तरीका है। बिल्कुल। और ज्ञान, नॉलेज का क्या रोल है? क्या वो हमेशा फायदेमंद होता है? देखो, नॉलेज एक दो धारी तलवार जैसी है। ओह, मतलब इससे एक्सपर्टीज तो आती है, जाहिर है, हाँ, पर कभी-कभी यही नॉलेज हमें एक ही ढर्रे पर सोचने को मजबूर कर देती है। उसे फिक्सेशन कहते हैं। फिक्सेशन या नेगेटिव ट्रांसफर। हाँ, वही, जैसे वो मोजों वाली पहेली याद है कौन सी? कि अगर दराज में काले और भूरे मोजे 4.5 की रेशियो में हैं, हाँ, तो एक ही रंग की जोड़ी पक्की करने के लिए कम से कम कितने निकालने होंगे। ओह हाँ, इसमें लोग अक्सर रेशो में उलझ जाते हैं। बिल्कुल, जबकि जवाब सिर्फ 3 है। 3? लेकिन रेशो का क्या? 4 और 5? वो ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि तीसरा मोजा निकालते ही हाँ, वो पहले निकाले गए 2 अलग-अलग रंग के मोजों में से किसी एक से तो मैच करेगा ही। अरे हाँ, चाहे जितने भी मोजे हों अंदर। बिल्कुल, तो यहाँ नॉलेज रेशियो की एक तरह से बाधा बन गई। समझ गई। तो फिर एक्सपर्ट्स में ऐसा क्या खास होता है? वो कैसे, जैसे चेस ग्रैंड मास्टर या कोई म्यूजिशियन, वो सही मूव या नोट कैसे पकड़ लेते हैं इतनी जल्दी? देखो, सिर्फ उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं, अच्छा, वो पैटर्न्स को बहुत तेजी से पहचानते हैं। जैसे चेस में पोजीशंस, हाँ, पैटर्न्स। उनके काम में स्पीड और एक्यूरेसी भी होती है, टाइपिंग की तरह। लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस? ये क्या है? इसका मतलब सिर्फ घंटों प्रैक्टिस करना नहीं है, तो बल्कि अपनी अभी की क्षमता से थोड़ा आगे बढ़कर कोशिश करना। अच्छा, अपनी कमजोरियों को पहचानना और फिर उन पर फोकस करके काम करना लगातार। इसमें बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये सिर्फ रटना या दोहराना नहीं है, ये अपनी लिमिट्स को पुश करना है। बिल्कुल, और ये मानसिक रूप से काफी थकाने वाला हो सकता पर है। शायद यही चीज एक्सपर्ट्स को उस फिक्सेशन से भी बचाती हो जिसके बारे में हमने बात की थी। हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि वो लगातार खुद को चैलेंज करते रहते हैं। और हम आमतौर पर लोग प्रॉब्लम्स में अटक क्यों जाते हैं? फिक्सेशन की बात हुई, जैसे फंक्शनल फिक्स्डनेस। हाँ, वो मोमबत्ती वाली प्रॉब्लम, जिसमें डब्बे को सिर्फ कील रखने का डब्बा समझा, मोमबत्ती का स्टैंड नहीं। बिल्कुल, या फिर वो आइंस्टालोंग इफेक्ट। आइंस्टालोंग। हाँ, मतलब जब कोई एक तरीका काम कर जाता है तो हम उसी से चिपक जाते हैं, भले ही बाद में कोई आसान तरीका भी मौजूद हो। सही। लेकिन देखो, यहाँ बात थोड़ी और गहरी भी है। क्या? हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है ना, उसमें कुछ फंडामेंटल कंप्यूटेशनल बायस होते हैं। फंडामेंटल कंप्यूटेशनल बायस? ये क्या मतलब हुआ? मतलब हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम प्रॉब्लम्स को फौरन अपने पुराने ज्ञान और कॉन्टेक्स्ट से जोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे वो गुलाब वाली सिलोडिज्म है। सिलोजिज्म, हाँ, तर्क वाला वाक्य। सभी जीवित चीजों को ऑक्सीजन चाहिए, गुलाबों को ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए गुलाब जीवित चीजें हैं। ये तो सही लग रहा है। इसमें क्या बायस है? बायस इसके लॉजिक में है। देखो, तार्किक रूप से ये निष्कर्ष सही नहीं है, नहीं है? पर गुलाब तो जीवित होते हैं।
हाँ, वो हमारा कॉमन सेंस कहता है, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि सिर्फ इसलिए कि गुलाबों को ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट, ये साबित नहीं होता कि वो सभी जीवित चीजों पहले स्टेटमेंट वाले ग्रुप में आते हैं। ओ, समझी। मतलब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन लेने वाली हर चीज जीवित चीज की परिभाषा में फिट हो, लॉजिकली। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे शॉर्टकट लेता है। वो फौरन चीजों को जाने पहचाने खांचों में फिट करने की कोशिश करता है, भले ही लॉजिकल कनेक्शन उतना पक्का ना हो। हाँ, ये बायस शायद एवोल्यूशन में काम आए होंगे तेजी से फैसले लेने में, पर आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में ये रुकावट बन सकते हैं। तो फिर मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल अचानक से कैसे आता है? वो आहा मोमेंट। हाँ, यूरेका। वो कैसे होता है? उसे कहते हैं अंतर्दृष्टि या इनसाइट। इनसाइट। ये तब होता है जब हम प्रॉब्लम को देखने का अपना नजरिया अचानक बदल देते हैं। एकदम से एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। अच्छा। इसमें 3 मेन प्रोसेस हो सकते हैं। एक है सिलेक्टिव एन्कोडिंग। सिलेक्टिव एन्कोडिंग मतलब प्रॉब्लम में जो ढेर सारी जानकारी दी है उसमें से सबसे काम की चीज पहचान लेना, फालतू डिटेल्स को इग्नोर करना। ठीक है। दूसरा है सिलेक्टिव कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी जोड़ना। हाँ, प्रॉब्लम के अलग अलग हिस्सों को एकदम नए तरीके से जोड़ना, जैसा पहले किसी ने सोचा ना हो। कोई उदाहरण? जैसे पीसीआर तकनीक। हाँ। कैरी मुलिस ने डीएनए कॉपी करने के लिए टेम्परेचर साइकिल और एंजाइम के आइडियाज को बिल्कुल नए ढंग से मिला दिया। ओह हाँ, पीसीआर। और तीसरा है सिलेक्टिव कंपैरिजन। कंपैरिजन, तुलना करना। हाँ, अपनी पुरानी किसी जानकारी और इस नई प्रॉब्लम के बीच कोई ऐसा कनेक्शन ढूंढ लेना जो पहले दिखा ना हो। जैसे आर्किमिडीज नहाते हुए वो सिद्धांत। बिल्कुल, उत्प्लावन वाला सिद्धांत, वो एक सिलेक्टिव कंपैरिजन था। तो ये इनसाइट अचानक आती है, और इसका क्रिएटिविटी से क्या लेना देना है? देखो, क्रिएटिव सॉल्यूशन अक्सर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से आते हैं। हाँ, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। यानी जो सेट तरीके हैं, जो मान्यताएं हैं, उनसे हटकर सोचना। इसके लिए क्या चाहिए? सोच में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, नए आइडियाज के लिए खुलापन, ओपन माइंडेडनेस। हाँ, और कभी-कभी एक पॉजिटिव मूड भी हेल्प करता है। पॉजिटिव मूड? उससे क्या होता है? पॉजिटिव मूड हमें थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सप्लोर करने वाला बना सकता है। हम नए कनेक्शंस आसानी से बना पाते हैं। अच्छा, जैसे वो नील्स बोर वाली कहानी है ना, बैरोमीटर वाली। हाँ, मशहूर है। जब उनसे पूछा गया कि बैरोमीटर से बिल्डिंग की ऊंचाई कैसे नापेंगे, तो उन्होंने फिजिक्स का फॉर्मूला बताने के बजाय कई क्रिएटिव तरीके बता दिए। बिल्कुल, जैसे रस्सी से बांधकर लटकाना या सुपरिटेंडेंट से पूछना, वो क्रिएटिविटी थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ नॉलेज या लॉजिक का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें प्रॉब्लम को सही ढंग से समझना, डिफाइन करना, हाँ, एक्सपर्ट बनने के लिए सही तरीके से प्रैक्टिस करना, वो डिलिब्रेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अपनी सोच के जो बायस हैं उन्हें पहचानना और उनसे ऊपर उठना, और कभी-कभी वो इनसाइट वाली क्रिएटिव छलांग लगाना। हाँ, ये सब मिला जुला कर होता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या? अगर हम ये जानते हैं कि हमारी सोच में ये गहरे बायस हैं जो हमें अपने आप पुराने ज्ञान और कॉन्टेक्स्ट की तरफ खींचते हैं, हाँ, तो फिर आज की दुनिया जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अक्सर नई एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें हम वो जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी और नई सोच जानबूझ के सचेत रूप से कैसे डेवलप कर सकते हैं? हाँ, ये वाकई सोचने वाला सवाल है। अपने बायसेस को जानते हुए भी उनसे आगे कैसे बढ़ें?